हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति मीन्स NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, भारत आज़ाद होने के बाद पहली एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी वो 1968 में बनाई गई थी इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में, और जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई वो 1986 में बनाई गई थी राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। और ये जो 1986 की जो पॉलिसी थी इसको 1992 में PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में इसको रिवाइज किया गया था। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। दोस्तों, जो 1986 की पॉलिसी वही पॉलिसी अभी तक जो है इंडिया में लागू है। फ्रेंड्स, ये जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है ये 10+2 के फॉर्मेट पे काम करती है। 10+2 के फॉर्मेट पे ये काम करती है। फ्रेंड्स, ये जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 की, इसके 34 साल बाद भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे काम करने वाली है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 की वो 10+2 के फॉर्मेट पे काम कर रही है अभी भी। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिसकी घोषणा हुई है 29 जुलाई को, वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे काम करने वाली है। फ्रेंड, जो ये नई शिक्षा नीति है 2020 की, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला स्टेज है उसको उन्होंने नाम दिया है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। और जो दूसरा स्टेज है उसको नाम दिया है प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरा स्टेज जो है उसको मिडिल स्टेज उन्होंने बोला है, और जो चौथा है स्टेज उसको सेकेंडरी स्टेज बोला है। फ्रेंड्स, अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज में उन्होंने ऐसा बोला है कि उसमें जो बच्चों की एज होगी 3 साल से लेकर 8 साल तक होगी, ठीक है। और फाउंडेशनल स्टेज जो होगा वो 5 ईयर का होगा। मतलब पहला जो 5 है वो जो फाउंडेशनल स्टेज होगा वो 5 ईयर का होगा, और उसमें जो है बच्चों की एज जो होगी 3 साल से लेकर 8 साल तक होगी। उसमें जो है फाउंडेशनल स्टेज में शुरू के जो है उस 5 साल में शुरू की जो है 3 साल, जो शुरू के 3 साल होंगे उसमें बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा या प्री स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद ये 3 साल लिए उस जो 2 साल बचे, मतलब 2 साल में पहली और दूसरी की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। मतलब मीन्स ये जो 3 साल रहेंगे आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल, उसके बाद पहली और दूसरी, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 3 से 8 साल तक एज रहेगी, और उसमें जो है पहली से दूसरी तक की पढ़ाई होगी। शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल, और फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड, पहली और दूसरी। फ्रेंड्स, फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चों का जो किताबों का बर्डन है बच्चों के ऊपर वो कम करने की बात की गई है, और इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों की शिक्षा दी जाएगी, और खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज जो है दूसरा +3। जो दूसरा +3 है उसको उन्होंने बोला है, नाम दिया है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चों की एज रहेगी 8 से 11 साल, और उसमें तीसरी, चौथी और 5वीं की शिक्षा दी जाएगी। मतलब 3 साल जो ये +3 है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीसरी, चौथी और 5वीं। फ्रेंड्स, प्रिपरेटरी स्टेज में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, और इसके तहत उनको विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का ज्ञान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की। जो तीसरा स्टेज है इसमें भी +3, मिडिल स्टेज वो भी +3 है। तो इस +3 में क्या रहेगा कि इसमें बच्चों की एज 11 से 14 साल रहेगी। उसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं की शिक्षा दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसके तहत तो 6वीं, 7वीं, 8वीं में तय पाठ्यक्रम के अनुसार से उनको पढ़ाया जाएगा, और उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब जो चौथा स्टेज लास्ट स्टेज है वो 4th स्टेज, ये है +4 मीन्स ये 4 साल का है। सेकेंडरी स्टेज जो है 4 साल का है। उसमें उम्र एज क्या रहेगी 14 से 18 साल, और उसमें जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की शिक्षा दी जाएगी। फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टेज में छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, में नई शिक्षा नीति में ऐसा भी दिया गया है कि फ्रेंड्स, जैसे भी हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम में पढ़ाई होती है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, ठीक है। तो जो आर्ट का बच्चा है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, और जो साइंस का बच्चा है वो आर्ट या कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। कॉमर्स का जो बच्चा है वो आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति है इसमें ऐसा दिया गया है कि जो आर्ट के बच्चे हैं अगर उनको इच्छा है तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, विज्ञान पढ़ सकते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट है, जो साइंस से पढ़ रहा है, उसको अगर इच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, हाँ।
सामाजिक विज्ञान पढ़ सकता है। तो फिर जो है ये जो स्ट्रीम का बाउंडेशन था कि आप इस स्ट्रीम से हो तो दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकते, वो ख़त्म करने की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी बच्चों की, वो उनकी जो मदर टंग है उसमें की जाएगी, या फिर जो जहाँ पे स्कूल है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, लोकल भाषा होगी, उसमें की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश की अनिवार्यता पर जोर नहीं दिया गया है। इंग्लिश सिर्फ रहेगा एक सब्जेक्ट, इंग्लिश रहेगा लेकिन वो सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसा रहेगा। ठीक है, बाकी पढ़ाई 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाई जो होगी वो जो बच्चों की मातृभाषा होगी या फिर जहाँ पे स्कूल है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें की जाएगी। और फ्रेंड्स 6वीं से जो है कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मोबाइल ऐप बनाना। तो ये 6वीं से बच्चों को जो है कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। और फ्रेंड्स 6वीं में आने के बाद बच्चों को इंटर्नशिप की भी सुविधा रहेगी। इंटर्नशिप मीन्स बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको किसी विशेष सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है और वो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना चाहता है वो, तो वो किसी कंपनी में जाके, किसी संस्था में जाके उस विषय का जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। मीन्स अगर किसी को कलरिंग का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, तो वो ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करके या ऐसी कंपनी को ज्वाइन करके वो कलरिंग, पेंटिंग, या फिर किसी को मतलब मैकेनिकल लाइन में ज़्यादा रुचि रहेगी तो वो कंपनी में जाके फिर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकता है। मतलब थ्योरी तो स्कूल में पढ़ाई जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल का नॉलेज भी उसको वो ले सकता है कंपनी में जाके किसी संस्था को ज्वाइन करके। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है ये 9 से जो 12 तक की शिक्षा है, नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 9 से 12 तक की शिक्षा है, तब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो शिक्षा है 9 से 12 तक की, इसको जो है उन्होंने सेमेस्टर वाइज किया है। सपोज 9वीं का एग्ज़ाम देना है तो 9वीं का एग्ज़ाम जो रहेगा वो 2 पार्ट में होगा। पहले 6 महीने पढ़ाई होगी, फिर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा, उसके दूसरे 6 महीने पढ़ाई होगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा। और इस दोनों सेमेस्टर के मार्क को काउंट करके जो है फाइनल रिजल्ट इशू किया जाएगा। मीन्स 6 महीने पढ़ाई, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, फिर अगले सेमेस्टर में 6 महीने फिर पढ़ाई, फिर एग्ज़ाम दोगे, और फिर दोनों सेमेस्टर के जो मार्क होंगे उनको काउंट करके फाइनल रिजल्ट इशू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ऐसे बच्चे थे कि जो ईयरली एग्ज़ाम था उसमें क्या था कि बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे, एग्ज़ाम के पहले 1 महीने 2 महीने वो रट्टा मारते थे और पास होते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, अब बच्चों को पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई स्कूल की बात। अब हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में कॉलेज के बारे में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम कॉलेज की बात करें तो अभी क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी को 86% मार्क है, 89% मार्क है, 92% मार्क है और उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना रहा तो उसका एडमिशन नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि अच्छे कॉलेजों में जो है कट ऑफ लिस्ट जो है 98%, 97% पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो अभी जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है इसमें जो है CAT की बात की गई है, मतलब कॉमन ऑप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, CAT, ये जो कॉमन ऑप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें जो है ऐसा दिया गया है कि जो बच्चे जिनके कम मार्क हैं, कम परसेंटेज है, तो वो फिर CAT की एग्ज़ाम देगा और जो CAT के मार्क होंगे उसके 12वीं के एग्ज़ाम में वो ऐड किए जाएंगे, फिर उसके हिसाब से उसका परसेंटेज बनेगा और उसके परसेंटेज भी हाई हो जाएंगे उसकी वजह से, तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। ठीक है, तो ये CAT की जो है बात की गई नई एजुकेशन पॉलिसी में। फ्रेंड्स, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम को ईजी करने की बात की गई है। और फ्रेंड्स, इस नई शिक्षा नीति में रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री के असेसमेंट के आधार पर तैयार करने की बात की गई है। 360 डिग्री असेसमेंट मीन्स जो बच्चा जो है खुद को असेस करके खुद को मार्क्स देगा, उसके जो कलीग होंगे वो भी उसको असेस करके मार्क्स देंगे, उसके जो टीचर होंगे वो भी उसको असेस करके मार्क्स देंगे। तो ऐसा जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देकर उसका रिजल्ट, उसका जो है रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गई कॉलेज की बात। अब हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के बारे में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के बारे में ऐसा दिया गया है कि जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा ग्रेजुएशन का वो 3 साल और 4 साल के ड्यूरेशन का होगा। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि अगर किसी ने 1 साल की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कोर्स में किसी ने 1 साल की पढ़ाई की और 1 साल की पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई आगे छोड़ दी किसी भी कारण की वजह से, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, तो फिर उसका वो 1 साल वो बर्बाद हो जाता है। या फिर उसने 2 साल की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा नहीं किया, 2 साल पढ़ के उसने छोड़ दिया, तो फिर उसकी 2 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है इसमें ऐसा दिया गया है कि
इसमें अगर किसी बच्चे ने 1 साल की पढ़ाई की और किसी कारण की वजह से, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, उसको अगर शिक्षा छोड़नी पड़ी, तो फिर उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसने 2 साल की पढ़ाई की और 2 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर वो पढ़ाई छोड़ रहा है आगे, तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर उसने 3 साल की पढ़ाई की और 3 साल पढ़ाई करने के बाद उसने अगर पढ़ाई आगे छोड़ दी, तो उसको जो है बैचलर डिग्री दी जाएगी। और उसने 4 साल की पूरी पढ़ाई की तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। और फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन में ऐसा भी दिया गया है, जैसे हमने स्कूल पीरियड में देखा कि बच्चा किसी भी स्ट्रीम में है तो दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है, तो ऐसे ग्रेजुएशन में भी है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे मतलब अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो वो उसकी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की वजह से जो ये बाउंडेशन था कि आप जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो भाई उसी से आप करना पड़े, आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो ये जो बाउंडेशन था वो हट जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गई ग्रेजुएशन की बात। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में फीस के बारे में भी कहा गया है कि जो फ़ी होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और जो गवर्नमेंट फीस डिसाइड करेगी वही फीस स्कूल और कॉलेजों को लेके बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी इसकी सिर्फ घोषणा हुई है। जब ये कानून बनकर लागू होगा तब जनता को इसका फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति में दिए गए नियमों का पालन सभी राज्य सरकारों को करना अनिवार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अलग अलग लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट दी गई हैं। जो पहली लिस्ट है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो दूसरी लिस्ट है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो है कंकरेंट। जो पहली है उसको क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, और जो दूसरी लिस्ट है उसको बोलते हैं क्या, स्टेट लिस्ट, और जो तीसरी लिस्ट है उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कौन सी, कंकरेंट लिस्ट। फ्रेंड्स, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग विषय दिए गए हैं। जो विषय यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार को अधिकार है लॉ बनाने के लिए, और अगर केंद्र सरकार ने उन विषयों पे कोई लॉ बनाया तो वो पूरे भारतवर्ष पे लागू होगा। उसमें जो है राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और जो विषय स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं उन विषयों पर राज्य सरकारों को अधिकार है लॉ बनाने का। फ्रेंड्स, और ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर यूनियन और स्टेट मतलब मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का। अगर जो कंकरेंट लिस्ट में विषय दिए गए हैं उसमें अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो कानून राज्य सरकार एज इट इज ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कोई बंधन कारक नहीं है। राज्य सरकारें चाहें तो उसमें जो है उनके हिसाब से उसमें बदलाव करके उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो है अपना जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन पे केंद्र सरकार जो लॉ बनाएगा, यूनियन जो लॉ बनाएंगे वो लॉ स्टेट गवर्नमेंट एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, उन पर कोई बंधन कारक नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको एज इट इज एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, या फिर कुछ उसमें अमेंड करके उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम यही आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति पे जल्द से जल्द कानून बने और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो ताकि जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।